चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दो टर्म्स को देखेंगे और समझेंगे। इसको एक्सप्लेन करते हुए, रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को आगे एक्सप्लेन करते हुए एनसीईआरटी ये बोलता है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। हमने अभी देखा था और समझा था कि कैसे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी को आगे बोलता है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है। अभी तक ऐसा लगता था लोगों को कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इसी वजह से लोग उसको जितना मन करे उतना यूज़ किया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे इमर्ज हुए। वही यहाँ बोला है कि एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग हैव यूज्ड resources indiscriminately that has led to the following major problems. First problem was depletion of resources. रिसोर्स डिप्लीट करने लगा, रिसोर्सेज का डिप्लेशन होने लगा। क्यों डिप्लेशन होने लगा? क्योंकि लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड्स नहीं ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लालच को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया, जिसकी वजह से रिसोर्सेज डिप्लेशन की ओर बढ़ने लगा। सेकेंड वॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। लोग अपने पास रिसोर्सेज को गैदर करके कलेक्ट करके रखने लगे, जिसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो गई दो सेगमेंट्स में, जो कि हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स वो थे जिनके पास रिसोर्सेज का कलेक्शन था, हैव नॉट वो थे जो कि स्लेव्स थे, जो कि पुअर थे, जिनके पास की जो रिसोर्स था वो कलेक्शन उनके पास नहीं था। वो लोग सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे थे। Third was indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम वॉज जो कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उसकी वजह से जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस इमर्ज होना स्टार्ट हो गई। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि इंटायर वर्ल्ड फेस करना स्टार्ट कर दिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रिसोर्सेज का एक्सेस यूज़ किया, जिसकी वजह से न्यू और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका हो गया, एशिया हो गई, इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं। आगे एनसीईआरटी रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए हमें एक एक्टिविटी देता है, जिसमें वो ये बोलता है कि इमेजिन कीजिए कि एक दिन के लिए हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे कंट्री से, हमारे वर्ल्ड से, हमारे लाइफ से अगर ऑयल जैसा रिसोर्स ख़त्म हो जाता है तो हमारे लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे लाइफस्टाइल उस चेंज की वजह से कैसे इफेक्ट होगी। इसे सोचिए और राइट डाउन कीजिए। सेकंड एक्टिविटी देता है हमें करने के लिए कि अपनी कॉलोनी में, अपने विलेज में, अपने फैमिली में जाइए और सर्वे कीजिए, लोगों से पूछिए कि उनका क्या एटीट्यूड है रिसाइकलिंग को लेके, व्हाट दे थिंक, लोग क्या सोचते हैं रिसोर्सेज और उसके यूज़ के बारे में, उनका क्या ओपिनियन है वेस्ट और उसका यूटिलाइजेशन के बारे में। आपको जो भी पता चलता है उसे राइट डाउन कीजिए और उसके बारे में विचार कीजिए। आगे बोलता है कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। एनसीईआरटी आगे बोलता है कि जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? थ्रू द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करके हम अपने वर्ल्ड में और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, ग्लोबल पीस को अटेन कर सकते हैं, ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। इफ प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर प्लानट इज इन डेंजर। जैसे अभी हो रहा है कि कुछ जो वेल्थ है, जो रिसोर्स है, वो कुछ लोगों के हाथ में एक्यूमुलेटेड है। अगर वो ऐसे ही रहा, आगे चेंजेस नहीं आए, तो जो प्लैनेट है वो डेंजर में है। हमें इसे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसकी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। जो इतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है वो एक्चुअली में है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ नहीं, ये कंजर्वेशन की बात करता है और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की बात करता है। जैसे आज हमें ये जो रिसोर्सेज मिला है बाय आवर एंसेस्टर्स, वैसे ही हमें ये रिसोर्सेज अपने फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करना है। उसके लिए हमें इसे डैमेज किए बिना प्रोटेक्ट करना है, उतना यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरी है। इसी को डेफिनेशन में एनसीईआरटी पुट ऑन करता है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आगे जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लोगों ने समझा और देखा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आगे इमर्ज हो रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट न होने की वजह से, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहली बार अर्थ समिट होता है, जिसमें 100 से अधिक देश
ब्राज़ील में आते हैं, मिलते हैं, किस लिए? प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। क्या प्रॉब्लम? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रॉब्लम को और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, सारे सारे देश एक साथ आके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, इसके लिए सारे देश मिलते हैं, ग्लोबल लेवल पे बात होती है, वो लोग और एक एजेंडा निकल के आता है जिसका नाम होता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 कुछ नहीं है, एक सिंपल डिक्लेरेशन है, एक सिंपल सिग्नेचर है, सबका कॉपरेशन है कि सब साथ में मिलके एक दूसरे के नीड्स को समझेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हुए अपने अपने देश में लोकल लेवल पे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म करेंगे जिसके थ्रू हम इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और ग्लोबल पीस को मेंटेन कर सकें, कलेक्टिव ग्रोथ को अचीव कर सकें। तो यहाँ तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट के टॉपिक को समझा। आगे हम रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को समझेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।